Hello students, today we will discuss the third unit and this is the chapter 4th of your NCERT book which is about moving charges and magnetism. Moving charges and magnetism. देखिए आपको जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके अंदर हमने स्टडी किया अबाउट द चार्जेस एट रेस्ट। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, सेकंड यूनिट पढ़ी विच इज़ द थर्ड चैप्टर ऑफ योर एनसीईआरटी, और उसमें हमने देखा अबाउट द करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा? स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन। और आज हम और आगे बढ़ते हुए स्टडी करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म। मीन्स मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस होता है। ये एक नया फिनोमिना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग फिनोमिना था, मैग्नेटिज्म अलग फिनोमिना। तो मैग्नेटिज्म में हम सभी जानते हैं, इवन एक 5th 6th क्लास का स्टूडेंट जानता है कि मैग्नेट कोई चीज़ होती है। मैग्नेट का क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसे भी आप काफ़ी हद तक फेमिलियर हैं। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। तो देखो मैग्नेट के अंदर प्रॉपर्टी क्या है, हम सब जानते हैं कि इट विल अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स, और उसके अंदर दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ। और जहाँ तक उसका मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस रहता है, जहाँ तक वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकती है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहलाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट बाद का मैटर है, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि मैग्नेटिज्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक फील्ड? देखिए मैग्नेटिक फील्ड जैसे किसी चार्ज के आसपास, जो चार्ज स्टेशनरी होता है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन होता है, इन द सेम मैनर किसी मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और यहाँ अभी हम मैग्नेट तो नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन चार्जेस जब मूव करते हैं, when the charge is in the state of motion, they will produce magnetic field. Charges at rest produces electric field, charges in motion produces magnetic field. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज मूव कर रहे हैं। तो देखो चार्ज तो कंडक्टर के अंदर भी मूव करते हैं। जब हम कहते हैं करंट प्रोड्यूस हुआ, तो चार्ज मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। इसका मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, और होता है। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हम उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या रिलेशन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का आता है व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड है क्या? आप कहेंगे इट इज द रीजन अराउंड द चार्ज, or it is a region, not charge, it is a region around a current carrying conductor or a magnet where its influence can be felt. किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास की वो जगह या किसी मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहाँ तक उसका प्रभाव, उसका इन्फ्लुएंस देखा जा सकता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड रीजन कहलाता है। The region around a current carrying conductor, the region around a magnet, or the region around a moving charge, where its influence can be felt. या वहाँ पे अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल ला दिया जाए और उसके ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस हो, तो हम कहेंगे ये जो मैग्नेटिक मटेरियल लाया गया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था, तब उसके ऊपर फोर्स लगी। अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, if the charge is stationary and it is placed inside the electric field, stationary charge अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम लोग कह सकते हैं कि उसके ऊपर भी फोर्स लगती है। जानते हैं फोर्स कैसी होती है? F equals to QE, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज placed in a uniform field. F equals to QE. Uniform or non-uniform, it doesn't matter. But F equals to QE is the electric force which is experienced by a charge in a field. In the same manner, अगर किसी चार्ज को फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ दीजिए, अब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज को मूव कराया जाए तो उसके ऊपर भी फोर्स लगती है।
जानते कितनी? F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। और इसको देखो हम कैसे समझ सकते हैं? अगर आपने एक कार्टेशियन प्लेन कंसीडर किया x, y एंड z एक्सिस, यहां पर आपने xy प्लेन में एक वेलोसिटी कंसीडर की है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को इस प्लेन में आप मूव करा रहे हैं xy प्लेन में। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा v cos थीटा, एक कंपोनेंट होगा v sin थीटा। ठीक है, तो हम यहां देख पा रहे हैं कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज इज इन द z डायरेक्शन, यानी xy प्लेन में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना लिया? थीटा। तो इस पे जो फोर्स लगेगी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी, यहां पे आप देख पा रहे हैं। और ये फोर्स कितनी होती है? Fm इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। यहां वेक्टर्स लगा सकते हैं सभी जगह, यानी v क्रॉस b का मतलब हो गया द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग v एंड b। जिस प्लेन में v और b है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमेशा क्या होगी? फोर्स होगी, मैग्नेटिक फोर्स होगी। अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंबाइन कर दें, क्योंकि देखिए चार्ज अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, if the charge is moving in the under the influence of electric as well as the magnetic field, then we have a Lorentz force. Lorentz साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने यहाँ पे ये फोर्स दे दी, इसे बोलते हैं Lorentz force, which is the sum total of these electrostatic and the magnetic force. F E equals to F E plus Fm, दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद Q कॉमन ले लिया, E plus V क्रॉस B, ये रिलेशन आपको मिल जाता है किसके लिए? Lorentz force के लिए। अब जरा देखिए आगे, जो मैग्नेटिक फोर्स हमने पढ़ी है, जो कि ये, इस मैग्नेटिक फोर्स के बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, इट हैज नंबर ऑफ फीचर्स। इनमें से कुछ एक फीचर्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए गए, और इन फीचर्स में कि हम भाई मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें, तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका, सबसे इजीएस्ट वे इज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी, इसे निकालने के लिए सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमेशा लगा दीजिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे रखें सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर विद वन अनदर, एक दूसरे से 90 एंगल पर हो, जैसे देख पाए। ये हमारी फर्स्ट फिंगर है। अगर फर्स्ट फिंगर किस डायरेक्शन में हो? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो। मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और देखो जिधर मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है उधर ही डायरेक्शन ऑफ करंट भी होती है, तो हम डायरेक्शन ऑफ करंट भी कह सकते हैं सर। तो फर्स्ट फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देन द थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे मैंने बना के दिखाया है और आपके नोट्स में प्रोवाइड भी किया है किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी? मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे हम डायरेक्शन ऑफ करंट भी कह सकते हैं। तो एक तो मैग्नेटिक फोर्स में सबसे पहली चीज हमें यहाँ पता होना चाहिए कि हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालें, और ये सबसे आसान तरीका फोर्स की डायरेक्शन निकालने का पड़ेगा। ओके, दूसरा, अगर मैं कह दूं कि V और P के बीच में एंगल 0 हो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0? क्योंकि अगर इसको खोलेंगे आप तो क्या जाएगा? QVB sin थीटा। इफ थीटा इज 0, इफ थीटा इज 0 तो V क्रॉस B क्या जाएगा? साइन 0 क्या होता है? 0। तो ये फैक्टर क्या आ गया? 0। यानी अगर V और P एक ही डायरेक्शन में है, अगर चार्ज हमारा उधर ही जा रहा है जब मैग्नेटिक फील्ड है, तो एंगल बीच में कितना हो गया? 0। तो उस समय उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है। If angle between V and P is 0, you have the magnetic force equals to 0. अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए। अब हम ये कह देंगे भाई चार्ज रखा हुआ है केवल मैग्नेटिक फील्ड में। If charge is simply placed inside the magnetic field, it is not moving. Will it experience some force? तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगी? तो आप कहेंगे अगर चार्ज रुका हुआ है, यानी V हो गया 0, QVB sin थीटा, V 0 होते ही मैग्नेटिक फोर्स भी 0 हो गई। तो यहाँ पे if V equals to 0, the magnetic force is again 0. इसके बाद अगर मैं कहूँ कि भाई क्या कोई तरीका है जो हम मैग्नेटिक जो फील्ड है इसकी यूनिट यहाँ से निकाल सकें? यूनिट निकालने के लिए तरीका है। वो तरीका क्या है?
देखिए अगर यूनिट हमें निकालनी है तो इसी फॉर्मूले से हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मैंने यहाँ छोटा सा लिखा है यूनिट ऑफ बी, तो हम जानते हैं F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां से अगर मैं बी निकालता हूं तो कितना आ जाता है F ओवर क्यू वी साइन थीटा। अब हमने क्या किया, अगर हम कंसीडरेशन लेते हैं, और कंसीडरेशन देखिए क्या है, कंसीडरेशन ये है, इफ यू कंसीडर Q इक्वल्स टू 1 कूलम, V इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड, थीटा इक्वल्स टू 90 एंड F इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। ठीक है, ये सारी चीजें हम मान लें, एज्यूम कर लें, तो आप देखेंगे V मिल जाएगा हमको इज इक्वल्स टू कितना 1 न्यूटन 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड एंड साइन 90, और इसकी सब ये सब इक्वल हो जाता है, दिस विल इक्वल टू टेस्ला, दिस इज इक्वल टू 1 टेस्ला। सो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था वैसे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। अगर आपसे कोई कह दे कि भाई बहुत सारे करंट कैरी कंडक्टर हैं किसी पर्टिकुलर रीजन में, वहां पर आपसे कह दिया जाए बताइए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप क्या करेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हैं वही करेंगे। आप कहेंगे पहले कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड इतना, दूसरे की वजह से इतना, तीसरे की वजह से इतना, तो सबका क्या करते हैं वेक्टर सम करते हैं, अलजेब्रिक सम नहीं, क्या करते हैं वेक्टर सम करते हैं। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको फर्दर और फॉर्म्स में भी आप चेंज कर सकते हैं, एक तो यूनिट इसकी ये जाती है, और अगर इसको फर्दर और लिखना चाहें आप वो भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे, अगर कूलम को न्यूटन को ऐसे रहने दीजिए, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, Q इक्वल्स टू क्या होता है IT एम्पियर इनटू सेकंड, इसको मैं एम्पियर इनटू सेकंड लिख सकता हूं, इनटू मीटर अपॉन सेकंड, यहां पे सेकंड से सेकंड काट सकते हैं, तो न्यूटन मीटर इनवर्स इनटू एम्पियर इनवर्स, ये भी क्या जाएगी यूनिट आ जाएगी किसकी फील्ड की, और ये भी किसके बराबर होता है टेस्ला। तो ये हो गई हमारी सीजीएस ऐसा यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो इन सीजीएस सिस्टम जो यूनिट होती है इसकी वो होती है गॉस। और देखिए वाकई गॉस में और टेस्ला में रिलेशन है, 1 टेस्ला इज इक्वलेंट टू 10⁻⁴ 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, और 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। यू हैव 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला। ये इनके बीच के रिलेशन है। यानी अगर आपको सीजीएस यूनिट दे रखी है तो इजीली आप उसको एसआई में एसआई दे रखी है तो उसको आप इजीली सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। थैंक यू।